हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये भी बात जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो का, खासकर इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो क्या है? तो वो है फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका ये वन शॉट वीडियो है और इस वन शॉट वीडियो में जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उन सभी को हम सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो पूरी तरीके से सॉल्व यहाँ पे कराया जाएगा। मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा अभी आप सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए। कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए, अच्छे से बैठिए, आराम से एक एक टॉपिक को आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 100% इस चैप्टर में जितने हम टॉपिक बता रहे हैं उसके अलावा कोई बाहर से नहीं पूछेगा। तो इतना तैयार कर लीजिए, आपका इस चैप्टर से आपका टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो इतना ही तैयार करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं। तो सबसे पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का। पहला हमारा यहाँ पे देखिए, पहला हमारा टॉपिक है जो है क्या है जी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। पहला हमारा टॉपिक हो गया। अब समझिएगा जी, सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले परिभाषा हम देते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के मध्य लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाते हैं जी, ठीक है ना, समझाते हैं। सपोज दैट ऐसे में कहूं आपको कि ये मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश है, ठीक है ना, यहाँ पे एक आवेश है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूं, ये एक आवेश है, ठीक है। तो आवेश है तो जाहिर सी बात है इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार उत्पन्न होगा। कोई भी आवेश है, ठीक है ना, ये कोई भी यहाँ पे आवेश है, इस आवेश को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो कोई भी आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो सिंपल सी बात है, इस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम एकांक धन आवेश को लाते हैं, Q = 1, ठीक है ना। तो एकांक धन आवेश को इसमें लाते हैं। देखिए एकांक, सबसे पहले एक है तो एकांक कहेंगे, और धन है तो धन आवेश है। तो एकांक धन आवेश है तो मैं इसको भी नाम लिख दे रहा हूं, ये क्या है? एकांक धन आवेश है, ठीक है ना, एकांक धन आवेश है। तो हम यहाँ पे परिभाषा क्या कह सकते हैं, समझिएगा। यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि कोई विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र में जो आवेश है और एकांक धन आवेश है तो इनके बीच एक बल लगेगा, और उसी बल को ही हम क्या कहते हैं? जो बल लगता है उसी बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो आप परिभाषा क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में, क्या कहेंगे? कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सा है, समझ में आपको आ गया होगा। अरे भैया दो आवेश हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, तो वही बात है। तो कोई भी बल लगे उस बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक बार और आप परिभाषा को रटना नहीं है बल्कि समझ कर याद करना है, इसलिए मैं एक बार और बोल दे रहा हूं। आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के मध्य लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दर्शाते हैं, E = F/Q होता है। ये पहला आप फॉर्मूला याद रखेंगे, E = F/Q होता है। एक और इसका फॉर्मूला होता है जो है E = 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। तो ये दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है जो कि आपको ये दोनों आपको तैयार करना है। क्या करना है?
ये दोनों आपको फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है ना। तो परिभाषा देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद सॉरी क्या हो गया था भैया, चलिए कोई नहीं। उसके बाद आता है हमारा मात्रक। मात्रक में अब क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो सिंपल सी बात, हमने परिभाषा मात्रक पूछा था, परिभाषा लिखने के साथ फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आप मात्रक लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइड हट जा रहा हूँ। चलिए जी, पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा हमारा टॉपिक है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कह सकता हूं कि ये ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, बट कभी भी ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चांसेस है इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछने का, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। जो है कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम, या इसे ही सिंपल वे में कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। तो कूलाम का नियम हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि दो बिंदु आवेश होते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है। तो ये दो बिंदु आवेश है, एक पर मान लेते हैं ये Q1 आवेश है, एक पर मान लेते हैं Q2 आवेश है। और इन दोनों के जो बीच की, इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, इन दोनों की बीच की दूरी है r, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये दो आवेश हैं, तो ये हमें नहीं पता, दोनों आवेश परिमाण में तो अलग अलग हैं, मतलब इसको तौलेंगे ना मात्रा में अलग अलग हैं, परंतु ये नहीं पता हमें कि प्लस धन आवेश है या दोनों माइनस हैं या दोनों प्लस हैं। तो इसलिए इन दोनों के बीच बल तो लगेगा, पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ये नहीं पता, और ये नहीं बताए थे कूलाम ने, ठीक है ना। तो वही बात हम कहते हैं कि दो बिंदु आवेश है ना, तो कूलाम के नियम में हमें ये बात बताया गया कि दो बिंदु आवेश के, मतलब दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूं, कूलाम ने हमें ये दो फॉर्मूले बताए थे, और वही दो फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो बल होता है F इक्वल टू क्या होता है, जब दोनों आवेशों, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये बात हो गया। और दूसरा एक और होता है कि इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा है कि जो बल होता है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो हैं जी, इसको आप याद रखेंगे। समीकरण फर्स्ट इसको मानते हैं, समीकरण सेकेंड मानते हैं। अच्छा, आप ये कैसे याद रखेंगे इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फिगर से, वो अगर आप समझ के, ये भी आप समझ के, तो आप यही कहेंगे कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 के नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती, और इक्वल है तो समानुपाती कहते हैं, ठीक है ना। इतना बेसिक बात है, पता होगा। तब अब हम क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड है, तो देख रहे हैं दोनों ओर जो बल है वो एक ही बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो हम एक बल मान लेते हैं, तो हम लिख देते हैं यहां से कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो दोनों बल को अगर हम एक बल मान लेते हैं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, सॉरी,
अब देखिए ये इतना आ गया, तो ये हमारा आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये देखिए समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पे F इक्वल टू, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है K, और उसके बाद Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इतना हो गया। तो ये हमारा कूलाम का मेन फॉर्मूला निकलता है जी। ये क्या निकला हमारा, तो ये कूलाम का मेन फॉर्मूला निकला। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो K है, तो यदि CGS पद्धति में हम निकालते हैं, CGS पद्धति में यदि हम निकालते हैं तो ये जो K कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका मान आता है 1। ठीक है ना, इसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो यदि इसका मान 1 आ गया तो वहां पे हम F इक्वल टू क्या ले सकते हैं, F इक्वल टू इसका मान 1 आ गया, 1 गुणा कराएगा तो वही होगा, तो Q1 Q2 अब बाई R स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल हमारा ये फॉर्मूला मेनली हमें मिल जाएगा जी। ये हमारा कूलाम के नियम का फॉर्मूला मिलेगा। तो ये F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये CGS पद्धति में हमें मिला, और हमें CGS पद्धति में निकाल के उसके बाद SI पद्धति में भी निकालना है। तो उसके बाद हम SI पद्धति में भी निकाल कर हम आपको बता दे रहे हैं। अब आप समझिएगा, ये तब हम क्या लिखेंगे, SI पद्धति में। अब SI पद्धति में यदि हम निकालें तो वहां पे देखिए, इसमें क्या CGS पद्धति में जो कांस्टेंट K का मान है 1 है, परंतु SI पद्धति में K का जो मान होता है, K का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है जी। ठीक है ना, तो ये होता है, तो K के जगह पे हम ये मान रख देते हैं, K के जगह पर ये जो K के जगह पर हम इतना रखते हैं। तो जब हम रखेंगे तो F इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा, ये हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये था कूलाम का नियम का फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। सबसे पहले कूलाम के नियम को लिख लेंगे, ये साइड में फिगर आप जरूर बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ तो उतना अच्छे से मैंने फिगर नहीं बनाया है, बट फिर भी आप कोशिश करके साइड में ये फिगर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लिखते हुए सिंपल सा चले आएंगे वहां तक। ठीक है, इतना कर लेते हैं, काफी रहेगा। चलिए आगे बढ़े ना, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, ले लिए होंगे ना। चलिए जी, अभी हम 2 ही टॉपिक कवर किए हैं। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक। तीसरा जो है हमारा जो है आवेशों का रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखीय घनत्व एक होता है पृष्ठीय घनत्व। तो पहले रेखीय घनत्व को हम जान लेते हैं। तो आवेशों का रेखीय घनत्व क्या होता है समझिएगा जी। तो आवेशों का रेखीय घनत्व को मैं सिंपल सा पहले ही बता दे रहा हूँ, इसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, और लेमडा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एल होता है। ठीक है ना, लेमडा इक्वल टू Q बाई एल होता है। अब सपोज डेट ये Q क्या है, आवेश है, L क्या है, लंबाई है। तो यदि यहाँ पे हमने लंबाई L का जो मान है, लंबाई जो L का मान है उसे 1 मान लेते हैं। 1 का मतलब क्या है, एकांक, या हम कह सकते हैं इकाई। 1 को इकाई कहें या एकांक आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात यही है कि यहाँ पे बात क्या है कि यदि हम एक ऐसा चालक तार या एक ऐसा हम कह सकते हैं चालक लेते हैं, मान लेते हैं सपोज डेट एक हमने यहाँ पे एक चालक ले लिया इस तरीके से, ये क्या है, चालक है। और चालक की जो लंबाई है ना, इसकी जो ये लंबाई है वो क्या है, 1 है। ठीक है ना, 1 मीटर है, ऐसे मान लेते हैं। तो यदि ऐसा कोई चालक तार हो जिसकी लंबाई यदि एकांक हो, तो इस चालक में जितना आवेश होगा ना, वही आवेश क्या कहलाएगा, आवेशों का पृष्ठीय घनत्व कहलाएगा। समझ रहे हैं बात। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि देखिए यहाँ पे यदि हम L का मान यदि 1 ले लेते हैं, एकांक ले लेते हैं, तो उस समय पे नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं। तो लेमडा जो होगा,
जो लेमडा होगा ना वो क्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब क्यू क्या है, आवेश है, और लेमडा क्या है, रेखीय घनत्व है। ठीक है ना, रेखीय घनत्व। तो आप परिभाषा क्या कह सकते हैं, कहेंगे कि इकाई लंबाई, क्या कहेंगे, इकाई लंबाई वाले चालक तार में इकाई लंबाई वाले चालक तार में उपस्थित आवेश को, या हम कह सकते हैं वितरित आवेश को हम पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। उपस्थित मतलब इसके अंदर जितना आवेश रहेगा, या वितरित मतलब भी वही है कि इसके अंदर जितने भी आवेश फैले हुए होंगे। तो एक बार और सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है ना, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या रहा हूं, कह रहा हूं कि ऐसा कोई चालक तार हो जिसकी लंबाई यदि 1 मीटर हो, तो उस चालक में जितना आवेश होगा ना वही आवेशों का रेखीय घनत्व कहलाएगा। मतलब आप समझ गए ना। तो वही बात आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि इकाई लंबाई वाले चालक तार में उपस्थित आवेश को आवेशों का रेखीय घनत्व कहते हैं। अब फॉर्मूले से भी कह सकते हैं इकाई लंबाई वाले चालक तार में उपस्थित, या हम कह सकते हैं वितरित आवेश को आवेशों का रेखीय घनत्व कहते हैं। आशा करता हूं परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। वही बात हमने लिखा है कि इकाई लंबाई वाले चालक तार में वितरित आवेश को आवेशों का रेखीय घनत्व कहते हैं। इतनी बात समझ गए, फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। इसके बाद एक और चीज आप याद रखेंगे, इसका मात्रक, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो ये बात आप याद रख लेंगे, कूलाम प्रति मीटर। तो ये होता है जी कूलाम प्रति मीटर। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले सकते हैं, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए इसका क्या लेंगे, चलिए ले लीजिए जल्दी, चलिए ले लिए होंगे ना। चलिए अगला हमारा चौथा हमारा क्वेश्चन आता है कि आवेशों का पृष्ठीय घनत्व। आवेशों का पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है। अब पृष्ठीय घनत्व हमें जानना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है आवेशों का पृष्ठीय घनत्व। अब क्या होता है जी, समझ लेते हैं। तो देखिए पृष्ठीय घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और सिग्मा क्या है, आवेशों का पृष्ठीय घनत्व है। तो हम यदि कोई चालक तार है, यदि ये चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब एक ये चालक तार है, ठीक है ना, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसकी मोटाई, इस चालक तार की जितनी मोटाई होगी ना उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। तो मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल a है, वो इसकी जो क्षेत्रफल है वो 1 है, 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो वही बात है, यदि हम यहाँ पे जो a का मान है, a जो है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, a यदि 1 हो, 1 मतलब क्या हो, एकांक हो, या हम कह सकते हैं इकाई। तो यदि इसका मान यदि 1 हो जाए, ए का मान यदि 1 हो जाए, तो उस समय सिग्मा होगा वो क्यू के बराबर होगा। उस समय सिग्मा जो होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। उस समय जो सिग्मा होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। और क्यू क्या है, आवेश है, और सिग्मा क्या है, आवेशों का पृष्ठीय घनत्व है। तो आप यही परिभाषा करेंगे। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्या कहेंगे, इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उपस्थित आवेश को या वितरित आवेश को आवेशों का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। हम कहेंगे कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में वितरित आवेश को आवेशों का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि परिभाषा समझ में आ गए होंगे। फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख दिया है, पता ही है। अब इसका अंतिम देखिए, वही परिभाषा लिखा है कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में वितरित आवेश को आवेशों का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। और यहाँ पे अगर मात्रक की हम बात कर ले तो इसका मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति मात्रक। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम
प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो इसका यूनिट भी आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है, चलिए अगला हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद मात्रक पर डिस्कस करेंगे। देखिए परिभाषा तो हमने लिखा हुआ है, बट हमें समझना है तो फिगर से मैं समझाता हूं, उसके बाद आपको यहाँ से परिभाषा आपको बताया जाएगा। सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये कोई आवेश है, ठीक है ना, ये कोई आवेश है, या हम कह सकते हैं आवेश, मान लेते हैं एक कोई वस्तु है जिसमें आवेश रखा हुआ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो सपोज दैट कोई भी आवेश है, ये कोई आवेश है, तो आवेश का मतलब है, आवेश है तो यहाँ से बहुत सारे विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी और आ भी रही होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी ऐसी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आ रही होंगी और जा रही होंगी, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आ रही होंगी और जा रही होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, देख रहे हैं ना, ये निकल रही है, ये आ रही है, ये निकल रही है, ये आ रही हैं, ये प्रवेश कर रही हैं, ये निकल रही हैं। तो देखिए यहाँ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, आएंगी, जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात आता है कि किसी आवेशों के लंबवत, मतलब ये जो आवेश है इसके जो भी लंबवत 90 डिग्री बनाकर और जो विद्युत बल रेखाएं, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं है ना, विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है ना, विद्युत बल रेखाएं हैं। तो देखिए ये क्या है, ये है आवेश। तो यहां पे ये बात बताया जाता है कि कोई आवेश है तो किसी आवेशों से जो भी लंबवत 90 डिग्री बनाकर, और जो 90 डिग्री मतलब लंबवत बनाकर जो जो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में या तो प्रवेश करेंगी या निकलेंगी, मतलब आएंगी या जाएंगी, परंतु कंडीशन क्या है, 90 डिग्री उनका होना चाहिए, लंबवत वो आएंगी या जाएंगी। तो उन सभी विद्युत बल रेखाओं की केवल संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात आपको समझ में आया, हमने क्या बताया, ठीक है ना। एक बार और आप सुन लीजिए, अब बात को समझिएगा। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, ये कोई आवेश है, तो आवेश से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और बहुत सारी प्रवेश भी कर रही हैं, आ भी रही हैं। तो बहुत सारी में से जो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी, इस आवेश के पृष्ठ जो है इसके लंबवत 90 डिग्री बनाएंगी, उन्हीं की, केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि किसी आवेशों के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, किसी आवेशों के लंबवत आने वाली, देखिए ये आने वाली है, तो आने वाली और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये देखिए आ रही हैं तो ये आने वाली हो गई, ये जैसे जा रही हैं तो जाने वाली हो गई, ठीक है ना। तो एक बार और सुन लीजिए कि किसी आवेशों को आप क्या कहेंगे, किसी आवेशों के लंबवत आने वाली, मतलब किसी आवेशों के लंबवत आने वाली और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, वही बात हमने लिखा है, किसी आवेशों के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं परिभाषा आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ें, ठीक है ना। अच्छा, परिभाषा समझ में आ गया तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो याद रखेंगे, फाई इक्वल टू क्या होता है, EDS कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, EDS कॉस थीटा होता है। और जहां पर याद रखेंगे E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, DS क्या है, अल्पांश पृष्ठ है। जैसे कि सपोज दैट ये एक बड़ा सा पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है, इसी को हम DS पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। ये सपोज दैट इस पृष्ठ पर ये लंब है, इस पृष्ठ पर ये मान लेते हैं सपोज दैट लंब है, और यहाँ पे मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है इस ओर है, और यहाँ पे जो बीच बना कोण है वो है थीटा। तो यहाँ पे वही है, E क्या है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। और यहाँ पे DS क्या है, ये ही पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ जो है DS,
और ये जो कोस थीटा, थीटा क्या है, तो लंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण है जो है थीटा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी हम, ठीक है ना। तो हमने अभी तक विद्युत फ्लक्स के बारे में इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है और आप समझ गए होंगे, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब एक दो बात आप इसमें याद रख लेंगे। हाँ, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर। और ये कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे ये एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि जी, अदिश राशि। तो मैं आशा करता हूं कि ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। तो ये हमारा काम हो गया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषा देना है और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी परिभाषा देना है और दोनों का मात्रक लिखना है। पहले हम वैद्युत द्विध्रुव पर बात कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का सिंपल सा मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे एक आवेश है और यहाँ पे एक आवेश है, ठीक है ना। ये 2 आवेश हैं, ठीक है ना। एक आवेश है ये Q1 है और इसको मान लेते हैं Q, सॉरी ये भी आवेश है तो ये Q है, यहाँ पे भी जो आवेश है वो Q है। देखिए ये दोनों आवेशों का एक खासियत ये है कि ये जो आवेश होंगे ना, आवेश जो हैं ये समान परिमाण के होंगे, समान परिमाण के होंगे, मतलब मात्रा में समान होंगे, इसलिए Q हमने लिखा हुआ है। और परंतु ये दोनों जो आवेश होंगे ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों विजातीय आवेश होंगे। मतलब एक पर ऋणात्मक आवेश होगा तो एक पर धनात्मक आवेश होगा, मतलब विपरीत आवेश होंगे। परंतु क्या होंगे, एक तो समान परिमाण के होंगे परंतु विजातीय आवेश होंगे, ठीक है ना, विजातीय आवेश होंगे। तो यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है कि 2 समान परिमाण व 2 समान परिमाण के आवेश, ठीक है ना, मतलब ऐसे कह सकते हैं 2 समान परिमाण व विपरीत आवेश के बीच की दूरी। अब यहाँ मान लेते हैं ये प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और इनका समझ गए कि परिमाण में तो समान होंगे परंतु विपरीत आवेश हैं। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2L है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी 2L है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि 2 समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परंतु एक और जो चीजें हैं कि इन दोनों आवेशों को हमने बहुत ही अल्प दूरी पर रखा हुआ है। कितने दूरी पर, बहुत ही अल्प दूरी पर रखा है। और अल्प दूरी को दूरी ही क्या है, 2L है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया। वही बात हमने लिखा है कि अल्प दूरी पर स्थित 2 समान तथा विजातीय आवेश के इस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। एक बार और सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट बल्कि समझ कर याद करे, रटने से नहीं होने वाला, इसलिए मैं कह रहा हूं। कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब विद्युत द्विध्रुव सिंपल सा यही है कि इस तरीके से अगर फिगर बना हुआ हो, इस तरीके से 2 आवेश हो, उनके बीच अल्प दूरी पर हो, तो वो जो उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कह देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो समझिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है, 2 समान परिमाण व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये दो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = 2QL होता है। जैसे इनका फॉर्मूला अगर P = हम देखें तो Q × 2L होता है।
ये इनका फॉर्मूला होता है जी, ठीक है ना। P इक्वल टू 2I इंटू क्यू एल होता है, सॉरी Q इंटू 2L होता है। 2L मतलब दूरी है और ये Q क्या है, इन दोनों में से कोई एक आवेश है। तो वही बात कहा जा रहा है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी, ठीक है ना, दो समान परिमाण है और विपरीत आवेश है, तो दो समान परिमाण व विपरीत आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे अच्छे से अगर आप लिखें तो ऐसे आप लिखेंगे, ये परिभाषा न लिखकर ये परिभाषा नहीं लिखेंगे, इसमें थोड़ी सी कुछ मिस्टेक किया गया है। आप क्या लिखेंगे सुन लीजिए, आप कहेंगे ये टोटल तो वैद्युत द्विध्रुव है, तो आप कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आप लिखिएगा, एक बार और सुन लीजिए, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। आप कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q2L होता है, या इसी को अच्छे से लिखे तो P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 2QL लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से लिखे तो ऐसे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 2QL। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। यदि इसके मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे बढ़ें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट जो है 7 नंबर क्वेश्चन जो है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब मतलब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहली बात तो बल युग्म आघूर्ण, देखिए बल युग्म आघूर्ण कहें या बल आघूर्ण कहें, दोनों बात एक ही है। तो कह रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर, यहाँ पे डबल पर हो गया है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लग रहा है उसका व्यंजक ज्ञात करना है। तो समझिएगा, इसको अभी आपको ध्यान से नहीं देखना है, अभी आपको समझना है। मतलब हमें व्यंजक ज्ञात करना है तो सीधा हम गणना ही स्टार्ट करते हैं, गणना ही करते हैं। तो सपोज डैट यहाँ पे देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र कह रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। सपोज डैट ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, ठीक है। मैंने ऐसे मान लिया कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र E है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कह रहे हैं ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर, तो पहले इसमें विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव हमने अभी पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार होता है, ये एक हम विद्युत द्विध्रुव इसमें ले रहे हैं। अब विद्युत द्विध्रुव मतलब इधर माइनस Q आवेश होगा, इधर प्लस Q आवेश होगा, और इनके बीच की दूरी जो होगा वो 2L हो जाएगा, ठीक है जी। इनके बीच की दूरी जो होगा वो 2L हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए कि वैद्युत द्विध्रुव यही है ना, वैद्युत द्विध्रुव। अरे भैया अभी ना ये फिगर बनाया था, तो यही वैद्युत द्विध्रुव है, दो आवेश एक प्लस एक माइनस होगा, उनके बीच की दूरी 2L, तो उसी को हमने थोड़ा सा इस तरीके से रख दिया है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो उसमें यदि हम वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो बल आघूर्ण का ज्ञात करना है हमें, तो ठीक है ना, बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है। तो बात को समझिएगा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें यदि हमने वैद्युत द्विध्रुव को रखा है तो यहाँ पे एक आवेश है, तो इस आवेश पर
इस आवेश, ये विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश है, तो इसके कारण एक यहाँ पे बल लगेगा और वो बल होगा F = Q × E हो जाएगा, ठीक है ना, Q × E हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर भी एक बल लगेगा इस आवेश पर, विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर भी एक बल लगेगा और वो भी बल F = क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात को यहाँ पे समझना क्या है वो समझिएगा। और यहाँ पे जो कोण बनेगा, अब यदि हम क्या करते हैं, सपोज डैट हम क्या करते हैं, इस वाले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, इस वाले को हम पीछे बढ़ाते हैं इस तरीके से, ठीक है। जब इन दोनों के, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको पीछे नीचे लाते हैं, तो समझिएगा इसको हम मान लेते हैं A है, इसको हम मान लेते हैं ये बिंदु B है और इसको हम मान लेते हैं बिंदु C है। ये वाली पॉइंट्स को, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए और इस वाले को C मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इतना हमने मान लिया। तो अब यहाँ पे समझना क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव पर हमें बल आघूर्ण का ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण का फॉर्मूला टाउ से हम प्रदर्शित करते हैं और टाउ = होता है कि दोनों बल, ये एक बल है, ये एक बल है, तो दोनों बलों में से कोई एक बल, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों बलों में से कोई एक बल लगेगा, ठीक है ना। चलिए हिंदी में मैं नहीं लिखता हूं, मैं बता दे रहा हूं, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी F = Q × E है, यहाँ पे भी F = Q × E है, तो हम दोनों में से कोई एक बल ले लेते हैं, F हमने लिख दिया। और उसके बाद इन दोनों बलों की बीच की दूरी हमें पता करना है। तो ये एक बल है, ये एक बल है, इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, ये A बिंदु है, ये C बिंदु, तो AC हमने मान लिया। तो इनके दोनों बलों के बीच की दूरी जो है ना, उसी का जो गुणनफल होता है वही बल आघूर्ण कहलाता है। मतलब बल आघूर्ण को परिभाषा करना है तो आप कह सकते हैं कि दोनों, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों में से कोई एक बल तथा उन बलयुग्मों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमने लिखा है बलयुग्मों में से कोई एक बल, बलयुग्म है ये, तो बलयुग्मों में से कोई भी एक बल ले लिए तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये दोनों बल हैं, ये एक बल है, ये एक बल है, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमने ले लिया है AC ले लिया है। दूरी के गुणनफल को, तो गुणा हमने करा दिया है, गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण इसको कहते हैं, बल आघूर्ण ही ना है, तो ये हो गया जी। तो ये मोस्टली क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टाउ = जो क्या है, F है ना, F, तो F = Q × E होता है, ये बात हम जानते हैं। तो Q × E हमने लिख दिया। AC है, तो AC बराबर, अब थोड़ा सा ध्यान से समझें, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताते रहा हूँ। यदि हम साइन थीटा, इस त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में ये वाला, समझिएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुआ था, मैं आपको बता दूं। देखिए कुछ नहीं, बात यही है कि देखिए यहाँ पे F × AC हुआ था, बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, तो बीच की लंबवत दूरी हम निकालेंगे तो दोनों बलों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, एक बल यहाँ पे है, एक बल यहाँ पे है, तो अगर इसको नीचे लाते हैं तो इस बल को हम यहाँ पे मानते हैं, तो इनकी लंबवत बीच की जो दूरी हो जाएगी वो AC हम मान लेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो वही हमने AC लिखा था। अब F = Q × E होता है, तो F = Q × E लिख दिया। और AC है, तो यहाँ पे चूंकि हम ऐसे मान लेते हैं, सपोज डेट यदि साइन थीटा बराबर, ये अगर त्रिभुज लेते हैं ACB, ये एक त्रिभुज हम लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ये आधार है, ये लंब है और ये वाला कर्ण है, तो लंब क्या हो जाएगा AC, ये लंब हो जाएगा। तो पहले हम AC लिखेंगे यहाँ पे,
ए सी, और कण क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा ए बी, ये कण हो जाएगा। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो हम यहाँ पे 2l लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब यदि ये 2l जो है ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो जो ए सी का मान निकलेगा ये इधर आकर गुणा करा लेगा, तो 2l साइन थीटा हो जाएगा, 2l साइन थीटा। तो ये ही हमारा जो मोस्टली निकला फॉर्मूला जो क्या है, ए सी इक्वल टू 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए सी का मान है 2l साइन थीटा हो गया, तो ये हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए सी की जगह पर 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। डायरेक्ट में लिखता तो नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने साइड में इधर कर दिया है। इसको आगे बढ़ाएं तो Q इक्वल टू Q इंटू ई, नहीं अब थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, अगर हम यहीं पे कर दे रहे हैं, देखिए ये 2l है, इसको अगर हम आगे लाते हैं तो 2l हो गया इंटू Q, अब फिर से E है तो E हमने लिख दिया, Q E लिख दिया, और फिर से साइन थीटा है तो साइन थीटा हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब इतने फॉर्मूले को आप बेसिक है जानते हैं, 2l आवेश मतलब एक फॉर्मूला अभी आप जानते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला होता है दोनों बलों के बीच की दूरी इंटू Q, मतलब 2l और गुणे Q, ठीक है ना। तो उसकी जगह पर P लिख सकते हैं, तो देखिए 2l है और गुणे Q है, तो इसकी जगह पर हम P लिख सकते हैं ना, तो वही हम लिख देंगे, यहाँ पे P लिख दिया, ये E है तो हमने E लिख दिया, ये साइन थीटा है तो हमने साइन थीटा लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया है। तो ये बल युग्म आघूर्ण का ये फॉर्मूला है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये आपका यहाँ तक ही प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ्ड हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए रियलिटी बात कहूँ ना, मुझे थोड़ा सा आज थोड़ी सी टेंशन है, ठीक है, कुछ बातों का लेकर, ठीक है ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, इसलिए बार बार थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही हैं। तो फिलहाल कोई भी परेशानी आती है ना, मैं कितना भी भुलाने की कोशिश करता हूँ, मेरे दिमाग में वो सब चलते रहते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, तो वही बात है। तो थोड़ी सी मैं अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर ये टॉपिक ऐसे अभी समझ में नहीं आया तो आप लिख लीजिएगा, लिखेंगे ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि समझ में आ जाए। मेरा थोड़ा सा दिमाग अभी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं कैसे भी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार सर्च करके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 7 हमने टॉपिक जान लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक हम बता रहे हैं, उन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। मैं इसलिए ये टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक को पढ़ाने में आधा घंटा लगेगा, ठीक है ना। तो आधे घंटा अगर देंगे तो इसमें हमें 2.5 घंटे लग जाएंगे, बल्कि हमने इन सभी को पहले ही कवर करा दिया है। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक हम दे दे रहे हैं, तो वहां से जाकर आप इनकी स्टडी कर लीजिएगा, सभी का हम लिंक आपको दे देंगे। देखिए पहला हमारा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो एक आपको अक्षीय पे ज्ञात करना है। फिर से 9th हमारा क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति पर। तो अक्षीय और निरक्षीय दोनों पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। पहली बात समझ के, 2 ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से मिल जाएगा लिंक। अगला आता है स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय लिखिए। तो गॉस का नियम होता है या गॉस का प्रमेय, उसका भी लिंक हम दे देंगे, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा आता है कि देखिए गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है, उसमें से 2 आप ये तैयार कर लेंगे, इसमें से दोनों में से एक फिक्स है आएंगे। ये क्या है, अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान ऐसी तार पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का निगमन कीजिए। ये एक ऐसे एक तार रहेगा, इस पे एक बेलनाकार टाइप का इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है। तो इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है ना। इसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे देंगे, ठीक है ना। 1st, 2nd, 3rd, 4th नंबर पे इसका लिंक हम देंगे।
5th नंबर पे इसका है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये एक समान विद्युत क्षेत्र एक समान क्या होगा, समतल चादर होगा। इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे चालक तार इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक समान समतल चादर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये इसका भी लिंक 5वें नंबर पे आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी को आप तैयार कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इतना तैयार करके आएंगे। थोड़ा सा पहला ही वीडियो था, बट मेरा आज थोड़ा सा, मैं तो सोच रहा था कि आज नहीं आए वन शॉट, कल से मैं पढ़ाऊंगा, बट फिर भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा आप सभी कमेंट कर रहे थे कि सर वन शॉट लाइए। तो कभी कभी थोड़ी सी परेशानी होती है, बट अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ जाए और वीडियो से सब कुछ समझ में आए। फिर भी यदि समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक इनका है, पाँचों का, आप वहाँ पर ज़रूर इन पाँचों को पढ़ाई कर लीजिएगा। ये सभी पाँचों 5 नंबर वाले टॉपिक हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मुझे पता है याद भी कर लिए होंगे वो, ठीक है। अंतिम मेरा यही सजेशन रहेगा कि थैंक यू जो आपने हमें इतना सपोर्ट किया, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, जिससे आपके भी फायदे होंगे, मुझे भी फायदे होंगे। एक चीज़ मैं केवल कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जितने भी आपके स्कूल ग्रुप है, कोचिंग ग्रुप है, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा। तो जल्दी हम मिलेंगे चैप्टर 2 पर, और यदि केमिस्ट्री में भी चाहिए तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।